मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं जीके का एक जबरदस्त पार्ट है जहां से हमेशा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ऊर्जा से। और ऊर्जा में यहाँ पर परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा, इन सबको आज हम जानेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। इसमें से कुछ पार्ट को हम यहाँ पर आज देखेंगे। जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यहाँ भी दिया गया। तो कौन से ऐसे स्रोत हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं जो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं, संसाधन हैं, यानी आपका ऊर्जा हम निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऊर्जा के बिना विकास संभव होता नहीं, क्योंकि आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए ऊर्जा अति महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा का निर्माण हम परंपरागत साधनों से भी करते हैं, गैर परंपरागत साधनों से करते हैं, जिन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। आइए इसी को हम देखते हैं आज, कि हमारा आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस। तो ऊर्जा संसाधन को जानने के लिए हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया अभी कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा आपका देश के आधारभूत ढांचा के निर्माण में, देश के आधारभूत ढांचा के निर्माण में, आधारभूत ढांचा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आधारभूत ढांचा के निर्माण में ऊर्जा की भूमिका क्या होती है? निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले हमने ये जाना कि आधारभूत ढांचा के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है। अब ऊर्जा हम किन किन साधनों से प्राप्त करते हैं, या ऊर्जा का निर्माण हम किससे करते हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं? जैसे अभी आपको बताया गया, एक होगा आपका परंपरागत। एक क्या होता है आपका? परंपरागत ऊर्जा के साधन। और एक होता है आपका गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, तो परंपरागत में आपके होंगे, जैसे कुछ आपके होंगे घरेलू और कुछ होंगे आपके वाणिज्यिक। घरेलू घरेलू में भी, यानी घरेलू क्षेत्र में भी हम ऊर्जा निर्माण करते, ऊर्जा निर्माण में हम विभिन्न स्रोतों का क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे आप घरेलू क्षेत्र में, आप भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, चारकोल यानी आपके लकड़ी के कोयले का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम उपले का उपयोग करते हैं। लेकिन चूंकि आज धीरे धीरे इन ऊर्जा के निर्माण में जो हम उपयोग करते हैं, इनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। और पर्यावरण प्रदूषण को बचाए रखने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए आज हम कुछ संसाधनों का उपयोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं और नए नए ऊर्जा के साधन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे परंपरागत में हमने आपको बताया कि परंपरागत में आपके कोयला आएंगे, परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपके हो गए, और गैस आपके हो गए। गैस का भी उपयोग हम ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। तो पेट्रोलियम, कोयला, गैस, ये आपके हो गए परंपरागत ऊर्जा के हमारे क्या हैं? साधन हैं। साथ ही साथ इसी में ये आपके वाणिज्यिक हो गए। ये आपके क्या होते हैं? वाणिज्यिक, यानी जिनका हम उद्योगों में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुछ घरेलू भी आपके होते हैं। यहाँ पर हम घरेलू जान लेते हैं। तो घरेलू आपके कौन होंगे? जैसे आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी का उपयोग हम खाना बनाने में कर लेते हैं। चारकोल आपका, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया, आपका लकड़ी का क्या हो गया? कोयला हो गया। इनका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। आगे हम ये देखते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत साधन आपके वे होंगे, जैसे आपका है सौर ऊर्जा है। आपका कौन सा होगा? सौर ऊर्जा होगा। और इसी प्रकार से आपके होंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यहाँ भी जो आपके ये दो पार्ट आपके लिखे गए हैं, जैसे आपका नवीकरणीय ऊर्जा के साधन,
रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपके जो हैं ये आपके इसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। कौन कौन? सौर ऊर्जा आपका आएगा, सौर ऊर्जा आपका आएगा। इसी के अंतर्गत आपका पवन ऊर्जा आपका आएगा, पवन ऊर्जा आएगा। इसी के अंतर्गत आपकी भूतापी ऊर्जा आएगी, भूतापी ऊर्जा आपकी आएगी, भूतापी ऊर्जा। इसी के अंतर्गत आपका सागरी ऊर्जा, सागरी ऊर्जा, सागरी ऊर्जा आपकी इसी के अंतर्गत आएगी। इसी के अंतर्गत हम नवीकरण में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और नए नए जैसे हम स्रोत विकसित किए। एक आपका जैसे बायोगैस हम बना लेते हैं, बायोगैस है आपका, बायोमास है आपका, बायोमास जिसमें हम जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, बायोमास है। और आपका बायोडीजल है, बायोडीजल है। तो इस प्रकार से ये प्रदूषण कम करते हैं। ये तीन अगर हम इनको अलग कर लें थोड़ा सा, तो ये ऐसे साधन हैं, ये आपके तीन अलग कर दिए तो ये नवीकरणीय ऐसे साधन हैं जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हम उपयोग बराबर करते रहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन चलेगी, ऊर्जा का निर्माण होगा। भूतापी ऊर्जा निरंतर आपकी ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। सागरी ऊर्जा, सागर में आपके लहरें तरंगे चला करती हैं, इससे भी ऊर्जा का क्या कर लेते हैं हम, निर्माण। यानी ये नवीकरणीय ऊर्जा के साधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जिनका उपयोग बार बार कर सकते हैं, बार बार क्या है कर सकते हैं या हम दोबारा कर सकते हैं। और कुछ ऐसे साधन हैं अनवीकरणीय, इन्हीं को हम कहते हैं ये परंपरागत। और परंपरागत में ये आपके क्या आएंगे, जिनका हम एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर पाते, जिनका सिर्फ एक बार जिनका एक बार उपयोग होता है, एक बार उपयोग होगा और दोबारा हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपका है कि कोयला हम एक बार उपयोग कर लिए तो इसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर पाते। ये आपका कोयला जलेगा तो आपका धुआं के रूप में, राख के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी उपयोग अगर हम कर लेते हैं ये भी, इसका भी उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला गैस है, गैस भी अगर हम उपयोग कर लिए तो दूसरे रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे साधन आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं और जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपके हैं। और इसी प्रकार से नई तकनीक से हम विकसित किए कुछ, जैसे बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल। और इस प्रकार से ये भी आपके, इसमें आपका एक और आ जाएगा, जैसे आप देखते हैं जल विद्युत है आपका, कौन सा होगा, जल विद्युत आपका होगा। और जल विद्युत में भी हम जल का उपयोग बार बार विद्युत निर्माण में करते रहते हैं। तो ये नवीकरण में आपका आ जाएगा, जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, सागरी ऊर्जा हो गया। और अनवीकरण में कोयला, पेट्रोलियम गैस, जिनका एक बार हम उपयोग करते हैं तो दोबारा फिर इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आइए हम इसी प्रकार से इन्हीं में कुछ स्रोतों को जो आज नए नए साधन विकसित हैं यानी नवीकरणीय संसाधन हैं, इन्हीं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के कौन से हैं, इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय में आपका कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो साधन हैं, नवीकरणीय संसाधन जो आपके हैं, इन्हीं को नवीकरणीय संसाधन, तो इन्हीं को आज हम देखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में आपका एक है जिसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे देश में, भारत में क्या सौर ऊर्जा के भंडार हैं या सौर ऊर्जा की संभावना है या नहीं। तो इस तरह का पहला प्रश्न आपका ये पूछता है। तो यदि हमें ये पता है कि भारत की जो जलवायु है, भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है, तो भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। कौन सी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। जलवायु वाला क्या है भाई, देश है। और जब उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है, सौर ऊर्जा की संभावना क्या है, अधिक है।
सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में संभावना अधिक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश जो है आपका 12 बजे जो है लंबवत मिलता है। 12 बजे आपका क्या होता है, 12 बजे लंबवत यानी सीधा आपका पड़ेगा, सीधा प्रकाश पड़ता है और सीधा प्रकाश पड़ता है, और 2 बजे आपकी गर्मी महसूस होती है, ताप यानी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये हमें जानना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 12 बजे यहाँ पर सीधा सूर्य का प्रकाश यानी लंबवत होता है, और इस कारण यहाँ पर संभावना अधिक है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, तो यहाँ पर संभावना भी क्या होगी, अधिक होगी। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि हम निर्माण कैसे करते हैं। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से हम प्राप्त करते हैं प्रकाश। सूर्य से हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रकाश, और इस प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। प्रकाश को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदला जाता है भाई। अब ये प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को इस तरह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इस बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या है, बदलने की प्रक्रिया में एक है आपका जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल हैं आपके, फोटोवोल्टेइक सेल आपके होते हैं। तो यह एक प्रौद्योगिकी आपकी कौन सी है, फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी। और इस प्रौद्योगिकी में क्या होता है, इस प्रौद्योगिकी में आपका होगा, इस प्रौद्योगिकी में आपके लगे होते हैं सेल। इस प्रौद्योगिकी में क्या लगे होते हैं, सेल, छोटे छोटे सेल होते हैं, और सेल होते हैं, और ये सेल क्या करते हैं, सेल आपके बने होते हैं, पहले ये जान लें, सेल बने होते हैं सिलिकॉन के, सेल बने होते हैं किसके, सिलिकॉन के, और सेल बने होते हैं सिलिकॉन और गैलियम के। सिलिकॉन के क्या होते हैं, बने होते हैं, और ये यही सेल आपके क्या करते हैं, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश को किस में बदलते हैं, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपका प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा में क्या होता है, सौर ऊर्जा में फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, और ये फोटोवोल्टेइक सेल क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक, एक ये विधि है। दूसरी जो आपकी विधि है, ये आपकी दूसरी विधि है सौर ताप प्रौद्योगिकी। यानी सौर ताप प्रौद्योगिकी का मतलब ये है, सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से जब ये ऊष्मा में आपके बदलते हैं, तो इनका उपयोग हम ऊर्जा के निर्माण में कर लेते हैं, ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। तो ये हो गया, 2 प्रौद्योगिकी है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा हम किसका उपयोग कर रहे हैं, फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी का। और फोटोवोल्टेइक में एक सेल होंगे, ये सूर्य के प्रकाश को सीधे, यहाँ पर ये भी आप जान लीजिए, सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपका हो गया फोटोवोल्टेइक की, ये सारी विधियां आपकी किसकी है, फोटोवोल्टेइक का आपका ये हो गया यहाँ तक। तो चलिए, फोटोवोल्टेइक सेल बने किसके होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, और गैलियम के बने होते हैं, गैलियम के क्या होते हैं, बने होते हैं, और इनके द्वारा हम विद्युत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जान लिए कि सौर ऊर्जा की संभावना भारत में है, और किस प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करते हैं जो सीधे प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी। और ये सेल होते हैं जो सिलिकॉन गैलियम के बने होते हैं, जो प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। दूसरा सौर ताप प्रौद्योगिकी है, सूर्य के प्रकाश द्वारा
जब भाग गर्म होते हैं तो उन ताप को हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दो प्रौद्योगिकियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हम किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे फोटो वोल्टेइक प्रौद्योगिकी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं। अब जब ये हमें पता चल गया तो आगे हम ये देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इनका उत्पादन अधिक किया जाता है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क आपका कहाँ स्थापित किया गया है, तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान, भारत में राजस्थान और राजस्थान के भांडला में, राजस्थान के भांडला में वर्तमान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। वर्तमान में क्या किया गया है, सौर ऊर्जा पार्क आपका, सौर ऊर्जा पार्क सबसे बड़ा कहाँ पर स्थापित किया गया है, सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है राजस्थान में। और जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है और भारत में राजस्थान आपका, राजस्थान प्रथम स्थान पर भी है। राजस्थान आपका क्या है, प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम स्थान पर सौर ऊर्जा में कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान है। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य भी हैं। जैसे सौर ऊर्जा में अगर हम बात करें कि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान, भारत का स्थान, भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान क्या है, चौथा। सौर ऊर्जा में भारत का स्थान क्या हो गया, चौथा है। तो यहाँ पर चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत का स्थान क्या है, चौथा है। और इसी प्रकार से हमारा एक एक क्षेत्र है जहाँ पर तैरता हुआ पार्क हमने बनाया, तैरता हुआ पार्क। तो तैरता हुआ पार्क जो आपका बनाया गया, तैरता हुआ पार्क बना रामागुंडम। पहले आपका कहाँ बनाया गया, रामागुंडम में। और ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है भाई, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। आगे इसी प्रकार से तैरता हुआ जो पार्क है आपका, तैरता हुआ पार्क हम सबसे बड़ा बना रहे हैं, तैरता हुआ पार्क। और ये पार्क आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो आपका सौर ऊर्जा पार्क आपका बनेगा, ये आपका एक ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। और ये आपका बांध है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हम सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, सबसे बड़ा। और ये भी पार्क आपका किस प्रकार का होगा, तैरता हुआ पार्क है। तो पहला हमने देखा कि रामागुंडम में है, तेलंगाना में है। अगला हमने ये देखा कि ये कहाँ पर है आपका, ये तैरता हुआ पार्क आपका कहाँ पर बनाया गया, तो ये जो आपका पार्क है हमने बताया कि ये आपका बनाया गया है, ये आपका ओंकारेश्वर बांध। और ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा आपका है, नदी, कौन सी नदी के पीछे आपका बांध है, नर्मदा। ये नर्मदा नदी पर आपका बांध स्थित है। आइए इसी तरीके से गुजरात, गुजरात में आपका, गुजरात राज्य, गुजरात में आपका है भुज, गुजरात में आपका क्या है, भुज। और यहाँ पर सौर तालाब आपका बनाया गया, सौर तालाब। सौर तालाब कहाँ पर है, गुजरात में भुज नामक स्थान पर, गुजरात में भुज नामक स्थान पर। और इसी प्रकार से मांडवी, गुजरात जो आपका है, गुजरात का ही गांव है जो 24 घंटे, यहीं पर 24 घंटे आपका क्या है, 24 घंटे सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित आपका क्या है, गांव, गांव आपका है सौर ऊर्जा से संचालित गांव, मोरवी, गुजरात आपका है। ये आपका हो गया। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कई यहाँ पर तथ्य हैं। गुजरात राज्य में आपका स्थित है सोलर इम्पल्सन, आपका एक है सोलर इम्पल्सन। और सोलर इम्पल्सन ये आपका एक सौर ऊर्जा से चालित यान है आपका,
यान आपका किससे चल रहा है? सौर ऊर्जा से आपका चल रहा है, सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। आगे इसी प्रकार से हम देखते हैं सोलेक्सा। ये क्या है आपका? सोलेक्सा सौर ऊर्जा से चलने वाला ये रिक्शा है। सौर ऊर्जा से आपका चलने वाला क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाला, ये सभी आपके जीके के प्रश्न हैं। चलने वाला ये आपका क्या है? रिक्शा है। तो ये हो गया सौर ऊर्जा से संबंधित चीजें जो आपको बताया गया। नोक स्टेशन है राजस्थान का। नोक आपका कौन सा है? स्टेशन है। और ये स्टेशन आपका कहाँ पर है? राजस्थान। और राजस्थान में ये स्टेशन सौर ऊर्जा से क्या होता है? संचालित होता है। सौर ऊर्जा से आपका क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला आपका क्या है? स्टेशन है, संचालित होता है। तो कई प्रकार के यहाँ पर इस प्रकार से तथ्य आपसे पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। ये हो गया आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया। सौर ऊर्जा पार्क आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगला जो ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। ये देखिए आपकी पवन चक्कियां बनी हुई हैं। ये पवन चक्कियां हैं जो काफी ऊंचाई पर, यानी ये 60 से 90 मीटर ये आपके क्या होते हैं? ऊंचाई के ये खंभे होते हैं। ये इसमें बड़ी बड़ी क्या लगी हुई हैं? पत्तियां ये लगी हुई हैं। ये इनकी 2 फीट आपकी क्या होती है? 2 फीट ये चौड़ी होती हैं पट्टियां। कितनी? 2 फीट ये चौड़ाई इनकी होती है, यानी 2 फीट चौड़ी ये क्या होती हैं? ये ब्लेड जो आपकी बनी हुई हैं, ये हैं आपकी पवन चक्कियां। आइए हम देखते हैं पवन ऊर्जा में क्या होता है। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी जो आपका है, यहाँ पर हम उपयोग करते हैं टरबाइन का। यहाँ पर उपयोग किसका करते हैं? टरबाइन का। ये टरबाइन आपका है, टरबाइन चार्ल्स एफ ब्रूस। चार्ल्स एफ ब्रूस ये व्यक्ति हैं कहाँ के? ये व्यक्ति हैं आपके अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। और इन्होंने ही टरबाइन पहली बार विकसित किया। यानी विकसित किसने किया? विकसित किया चार्ल्स ब्रूस ने। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। टरबाइन आपकी कई होती हैं, थोड़ा सा हम टरबाइन के बारे में देख लेते हैं। एक आपकी होती है जिसे हम कहेंगे गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। एक आपकी होती है स्ट्रीम टरबाइन, वाष्प स्ट्रीम टरबाइन आपकी हो गई, स्ट्रीम टरबाइन। एक आपकी होगी स्ट्रीम हो गया। एक आपकी हो गई जिसे हम कहेंगे जल टरबाइन, यानी वाटर जल टरबाइन। और एक आपकी होगी जिसे हम कहेंगे पवन टरबाइन, पवन टरबाइन। ये हो गया आपका यहाँ पर, यानी गैस, स्ट्रीम, वाटर और विंड टरबाइन, यानी यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। और ये एक जो कुंडली होती है, जब पवन चलेगी, जब जल इन पर गिरेगा, तो इस प्रकार से हम ऊर्जा का क्या करते हैं? निर्माण। यहाँ पर देखिए 2 चीज, जैसे आपका जल टरबाइन है, जल टरबाइन में लगे हुए पंखे, जब टरबाइन में जो पंखे आपके लगे होंगे, यदि ये 60 चक्कर लगाएंगे, कितने चक्कर? 60 चक्कर, तब ये क्या करेंगे? विद्युत का उत्पादन अच्छा करेंगे। पवन टरबाइन है, यदि ये पंखे कितने चक्कर लगाएंगे? यदि ये पंखे 22 चक्कर लगाएंगे आपके प्रति मिनट, 22 चक्कर लगाएंगे, तो ये क्या होंगे? मिनट के हिसाब से है भाई, प्रति मिनट 22 चक्कर, ये मिनट में ये भी है। यदि लगाएंगे तो विद्युत का उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। अब बात ये आती है कि क्या भारत में संभावना इसकी है या नहीं? तो हम बात करते हैं कि भारत में संभावना है। संभावना क्यों है? जैसे अभी हमने सौर ऊर्जा में देखा कि वहां पर संभावना इसलिए है कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। यहाँ पर संभावना इसलिए है कि प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत का मतलब है
कि भारत तीन ओर से सागर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है, और तीन ओर सागर से घिरे होने के कारण घिरा घिरा है। और जब तीन ओर से घिरा होगा तो यहाँ पर स्थलीय समीर, स्थलीय और सागरी समीर चला करती हैं, जिनके कारण क्या होगा, उत्पादन यहाँ पर होगा। वायु चलेगी, और वायु चलेगी तो पंखे डोलेंगे, और पंखे डोलेंगे तो विद्युत का उत्पादन होगा। अब बात ये होती है, कभी कभी ये भी प्रश्न उठ जाता है कि क्या चक्रवात आ गया, क्योंकि तटों पर चक्रवात भी आते हैं, तो क्या चक्रवात आएगा, आ गया तो क्या विद्युत का उत्पादन होगा, बहुत अधिक हो जाएगा? नहीं, आपको बताया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि चक्रवात की गति कितनी है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि यदि 22 चक्कर लगाता है तो सबसे अच्छा विद्युत का उत्पादन होता है, क्योंकि इनकी गतियां हैं। जैसे 22 चक्कर तो हम जान लिए कि कितनी गति होनी चाहिए पवन की। पवन की जो गति है, पवन की गति ये आपके 12 से 14 मीटर प्रति सेकंड की दर से यदि आपकी ये पवन की गति होगी तो यहाँ पर विद्युत का उत्पादन अधिक होगा। तब विद्युत का उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। ये प्रश्न आपका आ चुका है, ये भी आप जानते रहिए। भविष्य में 22 चक्कर वाला प्रश्न भी आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पवन में हमने कई टरबाइन भी बता दिए। टरबाइन कहाँ विकसित हुई पहली बार ये भी हम बता दिए। ये गैस, स्टीम, वाष्प और जल टरबाइन और पवन टरबाइन। अब बात टरबाइन की अगर है तो भारत में भी कोई टरबाइन निर्माण की कंपनी होगी, और उस कंपनी का नाम है सुजलान ग्रुप। सुजलान आप सुने होंगे भाई, अगर नहीं सुने होंगे तो तुलसी तांती का नाम आप सुने होंगे। और ये जो क्या करती हैं, ये आपके हो गई भाई, यही सुजलान कंपनी सबसे ज़्यादा टरबाइन का निर्माण करती है। और ये भारतीय टरबाइन आज विश्व के अन्य देशों में भी भेजी जाती हैं। तो भारत में इन टरबाइन का निर्माण कौन करता है, ये सुजलान ग्रुप आपका करता है। और इनका तो तुलसी तांती का देहांत हो चुका है। तो चलिए आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं कि पवन ऊर्जा में अब होता क्या है। पवन ऊर्जा में वायु, पवन आपकी चलेगी तो पवन में गति होती है। पवन में आपकी क्या होती है, गति होती है। गति होती है तो इसी से आपका निकला कि पवन की गतिज ऊर्जा जो आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को जो एक प्रकार की आपकी क्या है, यांत्रिक है। और इसे हम क्या करते हैं, इसे ये टरबाइन विद्युत ऊर्जा में आपके क्या करते हैं, बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पहले तो ये हो गया कि, लेकिन यहाँ पर कुछ और आपको जानना है। जैसे जब टरबाइन में पंखे आपके चलते हैं तो वहाँ पर आप एक सुने होंगे डायनेमो, एक क्या सुने होंगे, डायनेमो। और डायनेमो करता क्या है, वो क्या करता है, डायनेमो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डायनेमो, और यहीं पर पास में आपके बड़े बड़े मोटर भी लगी होती हैं, और जो उस यांत्रिक ऊर्जा को जो आपको क्या करती हैं, क्षेत्र में भेज देती हैं। यानी आपके उच्च आपके यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ये आपका हो गया। तो जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि डायनेमो को हमने आपको बताया कि डायनेमो जैसे आपका जनरेटर होता है, और जनरेटर आपका चलता है तो डायनेमो होगा, और ये आपका क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आगे हम यहाँ पर यही होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, पवन की या गतिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो चलिए भाई, हमने ये देख लिया, बदलते हैं। अगला ये है, चक्कर हमने आपको बता दिया। अब पवन ऊर्जा में भी भारत का स्थान कितना है, पवन ऊर्जा में भी भारत का स्थान अब कौन सा है, चौथा है, चौथा स्थान है। चौथा स्थान यानी चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत का स्थान आपका कौन सा है, चौथा है। अब भारत में बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक पवन चक्की आपकी कहाँ पर लगाई गई हैं,
पवन चक्की आपकी सर्वाधिक हैं तमिलनाडु में। तब पवन चक्की कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और जब पवन चक्की तमिलनाडु में है तो प्रथम स्थान पर आपका कौन सा हो गया? प्रथम स्थान पर आपका है तमिलनाडु। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। यहीं पर आपका सर्वाधिक पवन चक्कियां एरगुड़ी में लगाई गई हैं। एरगुड़ी आपका है तमिलनाडु में, जहां पर सर्वाधिक पवन चक्कियां लगाई गई हैं। और तमिलनाडु का पवन ऊर्जा में क्या है? प्रथम स्थान है। इसके साथ साथ आपका राजस्थान है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात है, जहां पर पवन ऊर्जा की संभावना है। तो ये आपको बताया गया भाई पवन ऊर्जा में हम टरबाइन लगाते हैं। अब कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे विश्व में आपका एक पूछता है, एक डेनमार्क देश है। कौन सा देश है? डेनमार्क। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहते हैं? पवनों का देश कहते हैं। पवनों का देश कहते हैं किसको? डेनमार्क को। अब अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? पवन ऊर्जा केंद्र तो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये अभी हाल का आपका है, ये विकसित किया जा रहा है कहाँ पर? गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में ये विकसित किया जा रहा है। तो ये हो गया पवन ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको यहाँ पर बताया गया। ये थे हमारे अभी तक के 2 टॉपिक आपको बताए गए। एक आपका गैर परंपरागत में एक आपका हो गया जिसे हम कहेंगे सौर ऊर्जा, और दूसरा आपका हो गया पवन ऊर्जा। दूसरा आपका कौन हो गया भाई? पवन ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और केंद्र की ओर। जैसे एक आपका है, अभी हमने कहा कि जिसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी क्या है इसको अब हम जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो आंतरिक संरचना का जो हम एक तिर्यक काट इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो आंतरिक संरचना से हमेशा कुछ रेडियोधर्मी तत्व हैं, और यहाँ से पाए जाने वाली ये रेडियोधर्मी तत्व से ये ऊर्जा हमेशा विस्तृत होती है और ये बाहर निकलने का क्या करती है? प्रयास करती है। और जहाँ पर ये बाहर आती हैं, ये ऊर्जा बाहर आती है, तो कभी वाष्प के रूप में, कभी वाष्प के रूप में, और कभी गर्म जल के झरने के रूप में। गर्म जल के झरने के रूप में ये क्या होती है? वापस आती, बाहर आती है गर्म जल के झरने के रूप में, और कभी क्या है? वाष्प के रूप में। जब ये वाष्प के रूप में आएगी, जब ये ऊर्जा बाहर किस रूप में निकलती है? वाष्प के रूप में। तो वाष्प के रूप में जब निकलती है तो इसे हम क्या करते हैं? तो इसे हम स्टीम टरबाइन का उपयोग करते हैं। स्टीम टरबाइन का हम उपयोग करेंगे और विद्युत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। स्टीम टरबाइन का क्या कर लेंगे? उपयोग करके विद्युत का हम निर्माण करते हैं, तो ये हो गया आपका विद्युत का निर्माण करने की एक विधि। जियोथर्मल एनर्जी भी है आपका, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब गर्म जल के झरने, जिन्हें हम गीजर कहते हैं, और ये भी जहाँ पर होंगे, इनसे भी हम क्या करेंगे? ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने देखा भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम जान लिए। अब इसके केंद्र भारत में कहाँ पर हैं? एक प्रश्न यहाँ से आता है कि भारत में केंद्र कहाँ पर हैं? भारत में कहाँ कहाँ केंद्र है? जैसे भूतापीय ऊर्जा में एक आपका पढ़ाया गया पूगा घाटी। पूगा घाटी आपका कहाँ पर है? पूगा घाटी आपका है लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख। अगला एक केंद्र है जिसे हम कहते हैं मणिकर्ण। और मणिकर्ण आपका कहाँ पर है?
हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से एक आपका है जिसे हम कहते हैं ताता पानी, ताता पानी आपका है, ताता पानी आपका है, ये आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। और इसी प्रकार से एक आपका है तलचर, तलचर आपका कहाँ पर है, तलचर आपका है ओडिशा में। तो ये सभी आपके क्या हैं, जियोथर्मल एनर्जी के आपके केंद्र हैं। तो ये हो गए आपके, आपको बताया गया कि यहाँ पर ये केंद्र हैं। आगे हम इसी प्रकार से अगर देखते हैं कि इस ऊर्जा का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है कौन सा देश विश्व में, तो विश्व की बात किया जाए तो अमेरिका, अमेरिका द्वारा, अमेरिका द्वारा इसका उपयोग अधिक होता है। अमेरिका द्वारा क्या होता है, इसका उपयोग अधिक होता है। तो आप जियोथर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा उपयोग किस देश द्वारा किया जाता है, अमेरिका द्वारा। अमेरिका में हम कह लें कि इस ऊर्जा का निर्माण अधिक होता है। भारत में हमने आपको बताया कि एक आपका है ताता पानी, एक है तलचर, एक मणिकर्ण, एक आपका है पूगा घाटी। तो आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से फेथफुल गेजर है आपका, ओल्ड फेथफुल गेजर आपका है। और ये जो आपका कहाँ पर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, अमेरिका में, येलोस्टोन नेशनल पार्क। यही है सबसे बड़ा गेजर नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गया भूतापी ऊर्जा से संबंधित भारत में इनके केंद्र और कैसे हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। भारत में इनके कौन कौन से आपके केंद्र हैं। एक यहाँ पर आपका केंद्र और है जिसे हम कहते हैं भारत में खम्मम, खम्मम आप जानते रहिए। और खम्मम आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। खम्मम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये सभी आपके क्या हैं, भूतापी ऊर्जा के केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक होगा जिसे हम कहेंगे सागरी ऊर्जा, जिसे हम क्या कहेंगे, सागरी। ये सभी नवीकरणीय हैं जिसे हम क्या कहेंगे, सागरी ऊर्जा, सागरी ऊर्जा। सागरी ऊर्जा का मतलब महासागरी ऊर्जा, सागरी ऊर्जा जिसे हम कहेंगे महासागरी ऊर्जा। यहाँ पर जैसे आपका है ओशन एनर्जी, ये क्या होता है इसको अब हम जान लेते हैं। ओशियन एनर्जीज का क्या मतलब होता है। महासागर में आपको देखते हैं कि महासागर में ज्वार आता है। महासागर में क्या होगा, ज्वार आएगा। और एक घटना भाटा, टाइड और इब, ज्वार भाटा होगा। महासागर में तरंग भी होंगी, तरंग या लहरें हमेशा क्या होती, चला करती हैं। और महासागरी जल का ताप भी होता है। महासागरी, महासागरी जल के ताप को भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो ये तीन विधियां हैं जहां से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, तो महासागर से हम ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक देखा कि ज्वार और भाटा, टाइड और इब की स्थितियां आपकी यहाँ पर बनती हैं। और ज्वार भाटा के कारण हम यहाँ पर एक टरबाइन लगाएंगे जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन का हम उपयोग करते हैं। और जब जल ऊपर जाएगा और नीचे गिरता है तो यहाँ पर चलने वाले पंखों से ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हो गया आपका कौन सा, ज्वार और भाटा। क्योंकि ज्वार आएगा जल की ऊंचाई बढ़ती है, यहाँ पर हम पक्के चैम्बर बनाते हैं, उसी में टरबाइन हम लगा देते हैं। अगला है आपका तरंग या लहर। तरंग या लहरें हमेशा चला करती हैं श्रृंग और गर्त के रूप में। जब जल आगे बढ़ता है तो उसे लहर या तरंग कहते हैं। ये आपका श्रृंग हो गया और ये आपका गर्त हो गया। जब सागर का जल श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है तो इसी को हम लहर या तरंग कहते हैं। और यहाँ पर भी हम चैम्बर बनाकर टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन लगाकर विद्युत का निर्माण। और ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा गया है। तरंग ऊर्जा केंद्र लगाया गया है बिझिंगम,
विझिंगम आपका कहाँ पर है? केरल में है। भारत में तरंग ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? विझिंगम। विझिंगम आपका कहाँ है? केरल में है। ये हो गया आपका। आगे हम ये चलते हैं, जैसे अगर बात किया जाए कि इनकी संभावना आपकी कहाँ होगी, तो संभावना आपकी होगी जैसे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में एक आपकी है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और एक आपका है जिसे हम कहेंगे खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो यहाँ पर इनकी संभावना क्या होगी? अधिक होगी, खंभात की खाड़ी। तो ये हो गया आपका खंभात की खाड़ी। क्यों यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र अधिक होगा? क्योंकि सबसे जो ऊंचा ज्वार आता है वो गुजरात में आपका आता है, ओखा तट पर आता है। तो यहाँ पर इसलिए ज्वारीय ऊर्जा की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार का एक केंद्र हम बना रहे हैं तरंग ऊर्जा का आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हो गया। चलिए अगला देखते हैं, महासागरीय जल के ताप ऊर्जा, जिसे हम ओटेक कहते हैं। ओटेक आपका ये हो गया। ओ से हो गया ओशियन, टी से आपका है थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, महासागरीय ताप को ऊर्जा में बदलना। अब इसकी संभावना भारत में है या नहीं? ओटेक की संभावना भारत में है। भारत में है। क्यों? यही कि भारत उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है, और भारत के आसपास जो सागरीय क्षेत्र है, तो सागर का ताप, सागरीय जल का ताप जो है आपका, जल का ताप आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें इसी से हम क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण। क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंचता है। कितना है? 200 मीटर की गहराई तक। और यहाँ से हम, इस क्षेत्र से हम सागर जल के ताप को ऊर्जा में, ताप को किस में बदल देते हैं? ताप को ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये आपका हो गया ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यानी हम सागर के ताप को हम किस में बदल लेते हैं? ऊर्जा में बदल लेते हैं। अब यही एक और यहाँ पर जानना है, इसकी संभावना कहाँ है? तो जैसे आपका हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दूसरा आपका कौन सा हो गया? एक आपका हो गया लक्षद्वीप। एक कौन सा हो गया? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इस प्रकार के केंद्र अंडमान निकोबार में एक आपका है मूस पॉइंट। कहाँ पर? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में एक आपका केंद्र है जिसे हम क्या कहते हैं? मूस पॉइंट में हम इसे विकसित किए हैं। ये हो गया आपका तापीय ऊर्जा। महासागर के जल में ज्वार भाटा से भी हम, तरंग लहरों से भी हम, और सागर के ताप को भी ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं। और ये सभी स्रोत आपके नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं। और आगे यहाँ पर इसी प्रकार से हम नदियों पर बांध बनाते हैं, और बांध बनाकर टरबाइन द्वारा विद्युत का निर्माण, जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, जल विद्युत और अन्य भी जो और साधन हैं। तो यहाँ तक आज हमारी क्लास थी। और यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।